आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतक के रूप में मनु के राजनीतिक विचारों को पढ़ेंगे। मनु एक बहुत बड़े राजनीतिक विचारक रहे थे। उन्होंने अपना जो जीवन था वो राजनीतिक क्षेत्र के विकास में लगाया था और वो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनका चिंतन था कि जो भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था भी काम करती है। और उन्होंने राजा के लिए, राजा के कर्तव्य, राज्य और राज्य के निर्माण के लिए जो व्यक्ति की भूमिका है उस पर उन्होंने जो चिंतन किया, जो बात रखी है, उनके लिए उन्होंने सबसे पहले जो प्राचीन काल से जो हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसको उन्होंने गहनता से पढ़ा और उसके बाद में उन्होंने इसका चिंतन किया। मनु की जो बात सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो मनु को देखते हैं कि मनु एक पूरे सामाजिक और राजनीतिक चिंतक थे। प्रांतीय जो प्राचीन काल से जो भारतीय चिंतन में का इतिहास अत्यधिक जो प्राचीन रहा है, वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक का जो काल रहा है, उसमें अनेकों परिवर्तन हुए हैं। उनमें अनेकों विचारधाराएं आई, अनेकों विचारधाराओं के साथ साथ अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। इसी तरह प्राचीन काल में यदि मनु की जो मनुस्मृति यदि हम पढ़ते हैं तो मनुस्मृति के अलग अलग अध्यायों में अलग अलग तरह की सामाजिक संरचनाओं की बात की गई है। जो भारत का जो गुलामी काल रहा उसमें साहित्यिक और धार्मिक, सामाजिक सभी तरह से जो शोषण रहा, चाहे वह मुग़ल काल रहा हो, चाहे वह अंग्रेज़ों का काल रहा हो। और उससे पूर्व जो भारत के विकास के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए जो प्राचीन युग रहा वह भारतीय संस्कृति के विकास का उसमें अभूतपूर्व योगदान रहा। तो इसी तरह इसी भारतीय चिंतन को जो आगे बढ़ाने के लिए मनु जैसे जो विचारक थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और विद्वानों ने आदर्शवादी व्यवहार को बना। भारत में जो वेद, पुराण, उपनिषद और जितनी भी संहिताएं थी, इन सब के कारण भारतीय जो राजनीति, भारतीय राज व्यवस्था, इसका हमें ज्ञान होता है। और वो उसमें जो सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति एक हमेशा से ही एक आदर्श राज्य की बात करते थे, आदर्श राजा की बात करते थे और वो उन्होंने आदर्श का उदाहरण दिया। उन्होंने प्लेटो के समकालीन कौटिल्य और जो दार्शनिक जो व्यवहार था उस व्यवहार को मानते हुए उन्होंने कहा कि ये भारतीय चिंतन इस व्यवहार को नहीं मानता। जो पाश्चात्य जो संस्कृति जिस सिद्धांत को मानती है उसे भारतीय संस्कृति कतिपय नहीं मानती। मनु के बाद में जो कौटिल्य हुए, कौटिल्य का भी दर्शन तो भारतीय राजनीतिक चिंतन से जुड़ा हुआ था। भारतीय राजनीतिक चिंतन में उन्होंने भी अपनी जो पुस्तक अर्थशास्त्र से बहुत अच्छा उन्होंने राजनीतिक व्याख्या की। राज्य और राजा के बारे में उन्होंने जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं, राज्य के निर्माण की बात की। इसी तरह मनु ने भी अपने विचारों में राज्य की उत्पत्ति के लिए जो सिद्धांत दिया और राजा के जो निर्माण से संबंधित जो सिद्धांत दिया वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। वो जब भारतीय राज्य जो चिंतक के बारे में उनके विचार थे, उनका कहते हैं कि मानव की चारों ओर घूमता है। यदि जो राज्य की हम कल्पना करते हैं तो राज्य का जो सिद्धांत है मानव को केंद्र में रख के उसकी चारों ओर घूमता है। और पाश्चात्य जो 18वीं शताब्दी में जो पाश्चात्य जो चिंतक थे उन्होंने हमारे बाद में इस चीज़ को माना और 18वीं शताब्दी में उन्होंने इस चीज़ को केंद्र में, मनुष्य को केंद्र में रखा। उसके बाद भारतीय चिंतक की जो चिंतक जो विभिन्न नामों से उन्हें पुकारा जाता था, उन्होंने कहा राजधर्म के बारे में और राजशास्त्र के बारे में, दंड नीति के बारे में, नीति शास्त्र के बारे में। इस तरह उन्होंने पंचतंत्र में से नृपतंत्र भी कहा गया है। तो उनका ये मानना था कि ये जो भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, भारतीय चिंतन है, वो हमेशा से ही राजनीति का एक पोषण तंत्र रहा। दूसरा उनका जो प्राचीन भारतीय चिंतक में उन्होंने मुख्य स्रोत उन्होंने कहा कि वेद हैं, पुराण हैं, धर्मशास्त्र है, उपनिषद हैं, महाकाव्य हैं, जैन ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं और बौद्ध जातक हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं हैं, अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र है, सुकरात नीति है, ये सारे के सारे जो है भारतीय राजनीति को हमेशा बल देते हैं। उनके भारतीय राजनीति इनकी टिकी हुई है। दूसरा उन्होंने कहा इनमें हैनसांग, फायान, इनका भी विवरण मिलता है। जो उस समय की प्राचीन गुफाएं हैं, प्राचीन जो स्रोत हैं, प्राचीन जो धरोहर है, स्तंभ है, लेख है, तम्र लेख है, इन सब में भी भारतीय राजनीति का हमें झलक दिखाई देती है। और उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय चिंतक स्त्रोतों और मुद्राओं
की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि वह किस तरह का राजा था, किस तरह की उसकी राज व्यवस्था थी, किस तरह की उसने राज चलाया, किस तरह अपने राज्य का विस्तार किया। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ मिलती है। भारतीय प्राचीन चिंतक में धर्म और राजनीति एक साथ जोड़कर देखा गया था। धर्म और राजनीति को एक साथ रखा गया था। इसमें आध्यात्मिकता पर बल दिया गया था। प्राचीन चिंतन में राजा को आवश्यक अंग माना था राज्य के लिए। राजा के बिना एक राज्य का अस्तित्व नहीं माना गया था। इसमें राज्य का कार्य क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक था। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अयोग्य है वो राजा बनने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे राजा का चुनाव करना है जो कि चिंतनशील हो, विवेकशील हो, अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए हो, प्रजा के हर समय मदद करें। और जो उनका मानना था कि एक राजा का ऐसा जो राज्य के विकास की बात करता हो, ऐसे राज्य की हम बात करेंगे जो बाह्य शत्रुओं से अपने प्रजा की रक्षा करे, बाह्य जो भी ताकतें बाहरी ताकतों से उनसे लड़ने के लिए वो तैयार रहे, ऐसे राजा को उन्होंने कहा हमारी भारतीय जो प्राचीन संस्कृति ऐसे राज्य को महत्व देती है। और उन्होंने जो कार्य क्षेत्र के बारे में कहा, राजा का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। अगली जो उन्होंने कहा मनु के बारे में, मनु की जो चिंतन है उसमें प्राचीन भारतीय में जो चिंतन में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण चिंतन यदि हम राजनीतिक भाषा में राजनीतिक चिंतकों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम या सबसे ऊपर जो नाम आता है वो मनु का ही आता है। और प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति के बारे में लिखा और राजनीतिक चिंतन के बारे में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी रचना मनुस्मृति में, जो कि पूर्ण रूप से राजनीतिक चिंतन पर प्रस्तुत थी, उन्होंने विभिन्न विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया, जो कि धर्म के विषय में समस्त ज्ञान जो मनु के द्वारा प्रारंभ किया वो मनुस्मृति में मिला। और हिंदू समाज व्यवस्था पर आधारशिला जो माना जाता है, ये मनुस्मृति हिंदू धर्म की एक आधारशिला है और उसका प्रारंभ किया उन्होंने। और प्राचीन धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति का सर्वाधिक महत्व है। मनुस्मृति रचना काल संदर्भ में विज्ञानों का जो मत है वो अलग अलग है। कोई मनुस्मृति को डॉक्टर वीसी सरकार वो मनुस्मृति को ईसा से 150 वर्ष पूर्व मानते हैं। मैक्स मुलर इसे 4वीं शताब्दी की मानते हैं और डॉक्टर हंटर इसे ईसा से 600 पूर्व मानते हैं। ये प्राचीन ग्रंथ है जो कुछ विद्वान इसे रामायण और महाभारत के रचना के समान मानते हैं। फ्रांसीसी जो विद्वान है वो रहने की वो सब ऐतिहासिकता से जोड़ते हुए पक्षधर नहीं है। उनका मानना है कि मनु की उत्पत्ति मूल धातु से हुई है और उनका चिंतन था कि मनन सर्वाधिक बुद्धि तथा विचार तथा मन धातु से ही मनुस्मृति की उत्पत्ति हुई है, मानव की उत्पत्ति हुई है। उनका ये मानना था कि मनु तथा मानव की उत्पत्ति दोनों ही मन धातु से हुई है। तो इस तरह से अलग अलग मतांतर थे उनके मनु के बारे में, मनुस्मृति के बारे में। और उसके बाद में उन्होंने उत्पत्ति के संबंध लंबे समय के जो फिर प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। कुछ विद्वानों का मत है कि मनु स्मृति का ज्ञान मनु से नारद, नारद से मार्कंडे, मार्कंडे से सुमति भार्गव और सुमति भार्गव से भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ और भृगु ऋषि से मनुस्मृति का संकलन हुआ। इस तरह से अलग अलग मत थे कि किसी ने उन्हें कहा कि ये नारद संहिता से जुड़ी हुई है, मनुस्मृति है और उसके बाद में धीरे धीरे चलती चलती आगे बढ़ी है। तो ये मनुस्मृति के बारे में कुछ विचार थे। इसी तरह मनु की जो मनुस्मृति के बारे में कुछ लोगों ने इनकी आलोचना भी की है। कुछ जो लोग थे वो कहते थे कि मनुस्मृति अपने आप में समाज को विखंडित करती है, समाज को अलग अलग वर्गों में बांटती है और वह आपस में द्वेष पैदा करती है, असमानता बनाती है। इस तरह के भी आधुनिक विचारकों ने इस तरह की बात भी मनुस्मृति के लिए कही है। मनुस्मृति या ऐसा कह सकते हैं कि मनु के द्वारा जो दिए गए राजनीतिक जो राज्य की उत्पत्ति के विचार वो मनुस्मृति में जो मिलते हैं। मनु की स्मृति के 7वें अध्याय में मनु ने राज्य संबंधी विचार दिए गए, राज्य की उत्पत्ति एवं जो उसके सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं वो मनु ने राज्य की उत्पत्ति को ईश्वर द्वारा माना है। उनका मानना था कि ये ईश्वर के द्वारा राज्य की उत्पत्ति होती है और इसमें किसी जगह पे अनुबंध सिद्धांत का भी आभास दिखाई दिया जाता है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी लगता है कि इसे सामाजिक अनुबंध भी कहा गया है, एक सामाजिक समझौता भी कहा गया है कि इस तरह से ये एक समाज के द्वारा एक आवश्यक वस्तु के रूप में इसे माना गया है, आवश्यक संस्था के रूप में माना गया है, जो कि एक संस्था व्यक्ति के विकास के चहुमुखी विकास के लिए जरूरी है। मनु स्पष्ट करता है कि राज्य के पूर्व मानव की स्थिति कष्टपूर्ण असहनीय थी और कष्ट के निवारण के लिए उसे ईश्वर, इंद्र, वायु, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कुबेर, यम आदि के सारभूत
जो भी जो राजा का जो निर्माण किया है, इन्होंने कहा कि ऐसा बिना राजा के उनकी जो जनता थी उसकी स्थिति कष्टपूर्ण थी। वो एक जो ऐसे कैसे अपने आप को एक असहाय महसूस करती थी। इसके लिए उन्होंने कहा कि ये जब सब ने मिलकर राजा के निर्माण की बात कही है। इस 8 उत्कृष्ट तत्वों से मिलकर राजा का निर्माण होता है और केवल मानव के दुखों को दूर करने के लिए वरन उनके कल्याण को सुनिश्चित करता है। और उसके 8 तत्वों के बिना राजा, वित्त, रक्षक, पोषक, समृद्धि, जो समृद्धि कारक हैं, निश्चित रूप से मनु राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत को मानते थे, देवी सिद्धांत के पोषक थे। उन्होंने सिद्धांत में जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत की झलक भी दिखाई देती है। राजा सर्वोच्च है, वह सभी के कल्याण के जो माध्यम है, मतलब सभी के कल्याण के लिए वह तत्पर तैयार है। ये जो सामाजिक समझौते के जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था। मनुस्मृति में राजा का दायित्व है कि वह भूमि पर सभी दिशाओं में शांति व्यवस्था कायम रखे। तो ये मूल रूप से तो देखा गया है कि जो मनुस्मृति के जो चिंतन की हम बात करते हैं, मनुस्मृति की जो बात करते हैं, मनु की जो बात है राज्य उत्पत्ति से संबंधी, उन्होंने कहा ईश्वर की देन है, ईश्वर राजा एक है। राजा जो इन 8 उत्कृष्ट चीज़ों से मिलकर बना है, राज्य को एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में बताया गया है। और उन्होंने कहा एक सामाजिक समझौता है और राजा का जो दायित्व है कि वो एक राज्य के निर्माण के लिए, वहाँ की जनता के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चारों दिशाओं में प्रयास करेगा। ये राज्य की उत्पत्ति के लिए उन्होंने कहा था। मनु ने देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को पाश्चात्य देवी उत्पत्ति के सिद्धांतों में अंतर बताया। उन्होंने प्राय में मनु को देवी उत्पत्ति के सिद्धांत की तुलना में पाश्चात्य देवी उत्पत्ति के सिद्धांत से की जाती है। इन दोनों में काफ़ी अंतर दिखा है। पाश्चात्य विद्वानों ने देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को राजा को निरंकुश राजा प्रदान किया। पाश्चात्य जो और भारतीय दर्शन में जो यदि हम बात करते हैं तो मनु ने जो देवी सिद्धांत की बात की है, उन्होंने कहा ईश्वर के द्वारा जो 8 चीज़ों से मिलकर बना है वो ईश्वर रूपी राजा है। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में जो बात की गई है वो राजा की देवी उत्पत्ति के बारे में जो बात की गई है उसकी वो आलोचना करते हैं कि ये थोपी गई चीज़ है या उन देवी उत्पत्ति। उन्होंने कहा कि ये निरंकुश राजा की पहचान है, जो एक निरंकुश राजा है वो इस तरह से बातें करता है। तो ये मनु के द्वारा जो कही गई जो बात है वो उसका खंडन किया जाता है। जो स्लेटोर के शब्दों में मनु निसंदेह यह कहा जाता है कि जनता जो राजा को गद्दी से उतार सकती है और उसे मार भी सकती है, और यदि वह अपनी मूर्खता से जनता को सताता है। ऐसा मैंने आपको पहले भी कहा कि यदि राजा अयोग्य है, यदि राजा जो स्लोटर के जो शब्द हैं वो काफ़ी हद तक सही भी हैं, यदि वो राजा अपनी प्रजा के लिए उनके सहयोग के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके विकास के लिए यदि कटिबद्ध नहीं है, यदि उनके लिए प्रतिबद्ध नहीं है, तो ऐसे राजा को होना उनके लिए, राज्य के लिए खतरा है। और ऐसे राजा को उसकी अपनी राजगद्दी से उतारा भी जा सकता है। उसे जो ऐसा मूर्ख है, दिवालिया है, इस तरह का जो राजा है, उसके राजा को रखने से राज्य के लिए कोई औचित्य नहीं है। वो केवल राज्य को विकास को अवरुद्ध करेगा, बाकी राज्य को समाप्त करने का भी कारक बनेगा। तो ये जो बात की है उन्होंने राज्य के लिए, वो दूसरी जो बात उन्होंने कहा है कि मनु की स्पष्ट किया है कि राजा सभी नियमों एवं कानून से बंधा रहेगा। वह विशिष्ट परंतु साधारण मनुष्यों की तरह जो दंड भोगता होगा। उसका कहना है कि यदि किसी अपराध में दंड एक पण है तो राजा के भंग करने पर उसे 100 पण दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजा अधिक विद्वान एवं योग्य हैं। उसके अतिरिक्त राजा का प्रशिक्षण, दिनचर्या और उसके निरंकुशता की ओर नहीं जाने देती। यदि दंड की बात आती है, जहाँ राजा के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए जहाँ दंड मान लो कहा गया है कि यदि एक दंड का एक पण है तो वो राजा के लिए 100 पण होंगे, अर्थात राजा उस राज्य के लिए, उस जनता के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व होगा। उत्तरदायित्व होने से यहाँ तात्पर्य है कि राजा की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। इसलिए उन्होंने कहा यदि राजा ही गलती करता है, राजा ही कोई दंड अपराध करता है, तो उसे इस दंड की सज़ा भी 100 गुना अधिक होनी चाहिए। तो ये जो इस तरह की बात की गई है राजा के लिए कि राजा एक विद्वान है, एक योग्य है, और वो यदि ऐसे काम करता है तो उसे सज़ा भी उसके अनुरूप ही मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा के उनका ही उनकी जो प्रशिक्षण है, उनका दिनचर्या है, उनका ये
जो यही चीज़ें हैं वो उसे निरंकुशता की ओर ले जाती है। तो राजा को ये जो अपना दैनिक जीवन है, दिनचर्या है, या जो अपना प्रशिक्षण है, इसमें भी राजा के दायित्वों को समझना चाहिए। राजा जो काम करता है, राजा के लिए जो योग्य जो कार्य हैं, वो उन कार्यों की ओर बढ़ना चाहिए, अन्यथा वो निरंकुशता की ओर उसे ले जाते हैं। अतिरिक्त जो इसके अतिरिक्त जो बात की गई है वो इस प्रकार स्पष्ट है कि वो देवीय सिद्धांत अपनाए जाने के बावजूद भी मनु राजा को निरंकुश, स्वेच्छाचारी, अत्याचारी नहीं, उसके ऊपर कानून, नैतिक और मर्यादा का नियंत्रण रखता है। वो ये कहते हैं कि मनु को जो राजा की जात, जो निरंकुश होना और स्वेच्छाचारी होना, अत्याचारी होना, ये चीज़ें राजा के लिए शोभनीय नहीं है। राजा के लिए उन्होंने कहा कि यदि देवी सिद्धांत उन्हें प्रतिपादित करता है तो वो कानून है, नैतिक है, मर्यादित है, इस तरह के भाव उसमें जुड़े होने चाहिए, तभी वो एक अच्छे राजा की जो कल्पना कर सकते हैं। मनु ने राजा के गुणों कर्तव्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहते हैं कि राजा को प्रजा तथा ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा है कि अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा है कि काम क्रोध से मुक्त रहकर उन्होंने कहा कि कार्य करना चाहिए। और मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा उन्होंने कि शिकार, जुआ, दिशामन, पर निंदा, पर स्त्री प्रेम, मदपान, नाच गान, चुगलखोरी, ईर्ष्या, पर स्त्री गमन, कटु वचन, धन अपहरण, ये इसलिए इस तरह की जो आदि चीज़ों से राजा को बचना चाहिए। ये जो कार्य हैं, या ये कह सकते हैं कि ये जो दुविधा के कारण हैं जो मनु के लिए, कतिपय इन सब चीज़ों के मनु ने माना है कि ये राजा के लिए कार्य नहीं। राजा को उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के लिए, राजा के लिए जो मुख्य कार्य उन्होंने बताए हैं वो हैं, उन्होंने कहा कि वह शस्त्र, धन, सेना, जल आदि परिपूर्ण और जो पर्वतीय दुर्ग हर प्रकार से सुरक्षित निवास करें ताकि वह शत्रुओं से बच सके। राजा स्वजाति, स्वगुण और संपन्न स्त्री से विवाह करे, और राजा समय समय पर यज्ञ और आयोजन करे और ब्राह्मणों को दान दे। राजा के लिए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले, क्योंकि मनु ने कहा है कि प्रजा और ब्राह्मण दो की वह हमेशा रक्षा करेगा। राजा के लिए उन्होंने कहा ये उनका दायित्व बनता है राजा का। और दूसरी उन्होंने कही है कि वो राजा की योग्यता उसमें होनी चाहिए कि वो कोई भी जुआ खेलना, कोई भी गलत तरीके के जो काम है वो ना करे। शिकार करना, जुआ खेलना, या फिर नाच गान देखना, पर स्त्री गमन करना, प्रेम करना, ये प्रेम में रहना, मदपान करना, ये सारी चीज़ें उस राजा के लिए कतई भी सही नहीं है, जो एक अच्छे राजा के गुणों में ही आती है। इसलिए उन्होंने कहा कि राजा को अपने आप में किसी तरह से कोई भी इस तरह की प्रलोभन, लालच, किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी के इस तरह की कोई भी चीज़ें जो दंड है, न्याय है, उसे समुचित रूप से पूरा जांचना, परखना, और उसकी जब पूर्ण रूप से वह जब अंतिम स्तर, जो स्टेज पर पहुंच जाए, अंतिम जो उसकी जो सतह तक पहुंच जाए, फिर उस चीज़ का उसे न्याय करना और उसको सज़ा देना। तो ये ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने उसको देखा और हाथों हाथ उसे सज़ा दे दी, ऐसा नहीं, उसकी पूरी छानबीन करके दंड देना। तो ये न्यायप्रिय राजा होने की बहुत। और उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे वह राजा के ऊपर, राजा ने भी यदि कोई दंड किया है तो उसे भी किसी तरह की प्रजा के सामने माफ़ी के लिए कोई शब्द नहीं है। उसे तो और ज़्यादा, यदि उसने गुनाह किया तो उसके ज़्यादा और ज़्यादा वो दोषी है, और 100 गुना तक उसे उस पर दंड की कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए राजा को तो हमेशा प्रजा के सुख दुख की बात करनी है, प्रजा के विकास की बात करनी है, किसी तरह का कोई भी अपराध नहीं करना है। राजा स्वजाति और स्वगुण संपन्न स्त्री से विवाह करे, अर्थात राजा के लिए उन्होंने कहा है कि राजा है वो अपने जाति और अपने धर्म के लोग जो स्त्री है उसी से विवाह करे। अन्य दूसरी कास्ट या अन्य दूसरी जाति के या अन्य दूसरे धर्मों की स्त्री से विवाह करेगा तो वो वर्ण संकर होने का उन्हें खतरा रहता है। और उन्होंने कहा कि ऐसे राजा यदि इस तरह से यदि राजा करता है तो वो राजा एक राज्य के पतन की ओर ले जाएगा। तो ये उनका कहा है कि यदि वो सही राजा है तो वो अपने कुल और अपनी जाति के स्त्री से ही विवाह करेगा। उसने तीसरी बात कही, राजा समय समय पर यज्ञ आयोजन और ब्राह्मणों को दान देगा। मनु चूँकि पूर्ण रूप से आश्रम व्यवस्था पे पूर्ण रूप से वो
ब्राह्मणों के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण वेद ज्ञान का जो ज्ञान था ब्राह्मणों के द्वारा ही समाज में दिया जाता था, इसलिए उन्होंने कहा समाज समय पर राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने कहा समय समय पर यज्ञ की जो आयोजन, यज्ञ का आयोजन, धार्मिक आयोजन, इस तरह के आयोजन करने चाहिए जिससे कि यज्ञ के द्वारा जो शांति स्थापित हो। और ब्राह्मणों को उन्होंने कहा अंत में जब यज्ञ की जब समाप्ति हो और यज्ञ का अनुष्ठान जब पूरा हो तो उसके बाद में ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। तो ये मनु ने इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो कार्य हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। और अगला उन्होंने कहा है चौथा, प्रजा से कर वसूली ईमानदारी और योग्य कर्मचारियों के द्वारा ही की जानी चाहिए। तो प्रजा के कर की बात इसलिए की गई है, कर के रूप में उन्होंने कहा है कि यदि आप जनता का शोषण करेंगे, यदि उनकी हैसियत से ज़्यादा आप उनसे कर लेंगे तो जनता दुखी हो जाएगी और दुखी जनता फिर हमेशा आपका विरोध करेगी। और इसलिए उन्होंने कहा है कि यदि जनता को सुखी रखना है तो उसके लिए जो कर का जो मापदंड है वो भी एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित दायरे में रहकर करना चाहिए कि वो इतना कर दे सके। तो और ऐसे ईमानदार जो योग्य कर्मचारियों को कर के इकट्ठा करने में लगाया जाए जो कि राज्य का, जो प्रजा का भला समझे। और प्रजा के साथ राजा का संबंध पिता पुत्र की तरह होना चाहिए कि वो अपने पिता की तुल्य जो कार्य करें और प्रजा को पुत्र समझे, तो भी उस राज्य का विकास हो सकता है। अगली जो बात कही है, राजा को युद्ध के लिए तैयार रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजा है वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहे, अपनी जो प्रजा है उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहे, चाहे उसे कभी भी कैसी भी परिस्थितियों में प्रजा की रक्षा करनी पड़े तो उसके लिए वो अपने प्राणों तक का बलिदान कर दे। तो ये युद्ध के लिए तैयार रहने का मतलब है कि वो प्रजा की रक्षा के लिए दिन रात प्रयास करता रहे और हमेशा तैयार रहे। और यदि वो ऐसी युद्ध में यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह राजा स्वर्ग में जाता है, ये मनु का मानना था। तो विभिन्न राज्य के कार्यों के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। एक आदर्श राज्य के लिए मनु ने कहा कि आदर्श राज्य के संचालन के लिए आपको अलग अलग विभागों का, अलग अलग वो मंत्रिमंडल का, अलग अलग लोगों का चुनाव करना पड़ेगा जो योग्य व्यक्ति हों और जो राज्य को सुचारू रूप से चला सकें। इसके लिए उन्होंने कहा कि अलग अलग विभागों को, अलग अलग पदाधिकारियों को बनाया जाए जिससे वो अपने योग्यता के दम पर उन विभागों के द्वारा राज्य का विकास कर सकें। और अगला उन्होंने कहा है कि राजा को विस्तारवादी नीति को अपनाना चाहिए। राजा को विस्तारवादी नीति से यहाँ तात्पर्य है कि राजा कहीं ऐसा ना हो कि केवल अपने राज्य तक बैठा रहे, अपने राज्य को केवल सींचता रहे। उसे विस्तारवादी नीति अर्थात और राज्य को बढ़ाना होगा उसे, और जिससे और ज़्यादा राज्य का विकास होगा तो और ज़्यादा लोग संपन्न होंगे, संपन्न के साथ साथ धन संग्रह होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा विस्तारवादी नीति होना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा, अगली जो बात की उन्होंने कहा सैन्य बल व बहादुरी का सदैव प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा, मनु कहते थे कि जब आपके पास ताकत होगी, सैन्य बल होगा, और जब सैन्य बल होगा तो दूसरे लोग आपसे अपने आप झुक जाएंगे आपके सामने। और बहादुरी का सदैव प्रदर्शन करना है आपको कि लोग आपकी बहादुरी के किस्से सुनाएं। इसलिए ऐसे राजा को जो अपने प्राणों तक की परवाह ना करते हुए अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी बहादुरी पूर्वक लड़े और अपनी बहादुरी को वो दिखाते हुए वो राज्य में अपना एक अलग वर्चस्व स्थापित करे। तो ये उनकी जो नीति थी वो कि सैन्य बल के साथ साथ सेना को मजबूत बनाना, सेना के सैनिकों को युद्धाभ्यास करवाना, उनके साथ साथ समय समय पर उनमें साहस पैदा करना, उन्हें समय समय पर राज्य की रक्षा के लिए उन्हें उद्बोधन करना, इस तरह की बातें उन्होंने कहा कि राजा जब सेना सब शक्तिशाली होगी तो राज्य अपने आप ही शक्तिशाली हो जाएगा। अगला उन्होंने कहा गोपनीय बातों को गोपनीय रखना एक राजा का अच्छा गुण है। गोपनीय जैसे यदि कोई राज्य में कोई इस तरह की कोई यदि कोई चल रहा है, कोई व्यूह रचना, कोई षड्यंत्र यदि चल रहा है तो गुप्तचर व्यवस्था उसे मजबूत रखनी होगी। अपनी गुप्तचर व्यवस्था के बल पर ही वो अपने राज्य का एक मजबूती प्रदान कर सकता है, ताकि लोग उस गुप्तचर व्यवस्था के कोई भी यदि षड्यंत्र चल रहा है राज्य को तोड़ने का, राज्य पे हमले का, या इस तरह की कोई भी यदि बात चल रही है तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमें राजा को सबसे पहले अपने गुप्तचरों के माध्यम से वो उस बात को देखना होगा और फिर उस बात को जांचना होगा
कि वास्तव में यदि ये इस तरह की बात हो रही है तो उसे कड़े से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए, और गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत होगी तो राज्य भी मजबूत होगा। और जिससे क्या होगा, शत्रुओं की योजनाएं उसे समझने के लिए उन्होंने गुप्तचर, यदि दूसरे राज्यों में भी अपने गुप्तचरों को भेजना, भेष बदल कर भेजना, अलग अलग रूपों में भेजना, जिससे क्या हो कि वहाँ के लोगों की, वहाँ के राजाओं की, वहाँ के सैनिकों की भी बात पता चले कि उनके वहाँ क्या चल रहा है, किस तरह का वो हमारे राज्य के प्रति उनकी सोच है, किस तरह वो कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि गुप्तचरों की व्यवस्था होना एक अच्छे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा कि अपने मंत्रियों को सदैव विश्वास में रखना। जो आप पहले तो उनका मंत्रियों का चुनाव ही योग्यता के बल पे करना, राजा को ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को अपनी टीम में अपने साथ शामिल नहीं करना है जो कि राज्य का पतन कर सके। मनु का मानना था कि आपका मंत्रिमंडल है वो योग्य व्यक्तियों का चुनाव होना चाहिए, उसमें ऐसा मंत्रिमंडल जो अपने राज्य के विकास की बात कर सके, जनता के कल्याण की बात कर सके, और समय आने पर अपने प्राणों की बलि भी दे सके। ऐसे मंत्रियों का उन्हें सहयोग सदा अपने साथ रखना चाहिए, जिससे राज्य का विकास हो सके, और वो सारे के सारे उन्हें राजा को सही सलाह दे, और जो कोई भी यदि गलत कार्य राजा यदि करता है तो वो राजा को उस गलत कार्य का आभास करवाए, तभी राजा अच्छे कार्य करेगा। तो ये उन्होंने कहा कि राजा के मंत्रिमंडल का दायित्व बनता है कि वो राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा को सही दिशा प्रदान करे। राजा सदैव सतर्क रहे और अविश्वसनीय पर बिल्कुल विश्वास ना करे, विश्वसनीय पर पैनी नज़र बनाए रखे। उन्होंने कहा कि राजा हमेशा सतर्क रहे, क्योंकि शत्रु कभी भी कहीं से भी वार कर सकता है, कहीं से भी राज्य में जनता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो विश्वसनीय लोग हैं उन पर वो हमेशा नज़र रखे, कि वो अपना विश्वास बनाए रखे और अविश्वसनीय लोगों को बिल्कुल भी पनाह ना दे। ये राजा के लिए उन्होंने कहा बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मित्रों को, अपने जो विश्वसनीय जो लोग हैं उनको निरंतर आप अपने जो उनको नज़र रखें और उनको ध्यान रखें कि वो किस तरह से राज्य के लिए काम कर रहे हैं। राजा को राज्य की रक्षा तो शत्रु के विनाश के लिए तत्पर रहना चाहिए। वो हमेशा तैयार रहे कि जब भी कोई शत्रु राज्य की ओर देख रहा है या राज्य के लिए कोई षड्यंत्र कर रहा है या राज्य के ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है, तो तुरंत उसका मुकाबला करना चाहिए, तुरंत उसका जवाब देना चाहिए, और यदि वो ना माने तो उसको दमनपूर्वक नीति से उसे समाप्त कर देना चाहिए, ताकि राज्य का सुरक्षा हो सके। और उन्होंने राजा को अपने कर्मचारियों अधिकारियों के आचरण को जांच करते रहना चाहिए, गलत पाए जाने पर उन्हें पद से हटा देना चाहिए। अर्थात कोई भी यदि राजा के नाम से यदि राज्य में कुछ गलत कर रहा है, यदि राजा के नाम से लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, लोगों से अवैध वसूली कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, यदि जनता को दुख पहुंचा रहा है, या कोई राज्य के लिए कुछ गलत कार्य कर रहा है राज्य को, तो ऐसे कर्मचारियों को राजा बीच बीच में उन्हें चेक करता रहे, और अपने जो राज्य की स्थिति का वास्तविक आभास देखने के लिए वो भेष बदलकर जनता के बीच में, लोगों के बीच में, अपनी सेना के बीच में जाए, ताकि वहाँ की वास्तविक हकीकत उन्हें पता चले, और यदि कोई वहाँ गलत कार्य कर रहा है तो तुरंत उसे अपने पद से हटा दिया जाना चाहिए और उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। तो ये राजा जो है पूरा अपना राज्य का ध्यान रखे। और राजा मृदुभाषी एवं योग्य जो होना चाहिए, राजा बहुत ही सरल मृदुभाषी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो विद्वान, शिक्षा का ग्रहण की होनी चाहिए, उसे शास्त्र शिक्षा और वैदिक शिक्षा और जो व्यवहारिक ज्ञान उसे होना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा कि एक मृदुभाषी जब एक होगा तो वो अपने राज्य को सभी के प्रति उसके मन में प्रेम, दया, करुणा होगी और वो मैत्री का भाव रखेगा। और उन्होंने एक बात और कही कि राजा के लिए अपने मित्रों का विस्तार करना, राजा अपने मित्रों का विस्तार करेगा तो ही अपने राज्य के मित्र ज़्यादा होंगे, तो शत्रु जब कम होंगे तो अपने आप ही राज्य सुरक्षित रहेगा। और जब भी यदि किसी तरह की कोई यदि राज्य पर संकट आएगा तो मित्र उनके हमेशा उनके लिए तैयार रहेंगे, और वो भी अपने मित्रों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये राजा के दायित्व कुछ उन्होंने बताए, राजा के कुछ इस तरह के दायित्व हैं जो उनके विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य के लिए काम करें। इसके अलावा उन्होंने जो सप्तांग सिद्धांत दिया था राज्य के निर्माण के लिए, वो भी 7 जो तत्व हैं
वो राज्य के निर्माण के लिए राजा का होना बहुत ज़रूरी है, मंत्रिमंडल का होना बहुत ज़रूरी है, जनपद का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उन्होंने कहा सेना का होना बहुत ज़रूरी है, और सेना के साथ साथ जो प्रजा है, प्रजा के हित में के लिए उन्होंने कहा कि जो भी साधन हैं वो राजा के जो सप्तांग सिद्धांत या ऐसा कह सकते हैं उन सिद्धांतों के द्वारा जो प्रदापित किए गए हैं उनमें वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो एक अच्छे राज्य के निर्माण के लिए दुर्ग किले का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो राजा की योग्यता की जो बात बताई है वो एक अच्छे राजा के रूप में वो काम करे, और अच्छे के राजा के रूप में जब काम करेगा तो वो अपनी प्रजा भी सुखी रहेगी। ये राज्य संबंधी उनके विचार थे, और उनका राजा एक ईश्वर के रूप में राजा को माना जाए, एक भगवान के रूप में राजा को माना जाए। उनका जो निर्णय है वो अंतिम रहेगा, और उस निर्णय को सभी के लिए मानने के लिए बाध्य रहेगा। तो ये कुछ राजा के जो सिद्धांत थे, राजा के जो बताए गए कुछ सिद्धांत थे मनु के द्वारा, जो मनु ने अपने राज्य के निर्माण में, राजा के निर्माण में ये जो राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए थे। और इसी के साथ जो मेरी तरफ से जो आप सभी को धन्यवाद।